खेल खेल में ना गंवाओ जवानी कोई, लिख दो अपने लहू से कहानी कोई, लिख दो अपने लहू से कहानी कोई, युगों युगों तक याद करता रहे समाज, दोस्तों छोड़ जाओ ऐसी निशानी कोई। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल की तरह ही आज हम फिर दरोगा परीक्षा के प्रारंभिक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान से देखिएगा, आपको इससे बहुत ही समझ विकसित होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, निम्न में से किसे विधि के समक्ष समता से छूट प्रदान किया गया है। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विधि के समक्ष समता से छूट प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है राज्यपाल, सी है ए और बी दोनों, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। अब चलिए समझ लेते हैं कैसे। भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधि के समक्ष समानता से छूट आर्टिकल 361 के अनुसार दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि विधि के समक्ष समता आर्टिकल 14 में जिक्र किया गया है। ठीक है, और 361 में कहा गया है दोस्तों कि इसमें अगर राष्ट्रपति राज्यपाल कोई भी काम करता है तो वह न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। ठीक है, इसमें एक अपवाद है, आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग लाया जाता है वो अपवाद में रखा गया है। और इसमें 361 में क्या कहा गया है, जब तक यह पद पर बने रहेंगे राष्ट्रपति तब तक इन पर किसी प्रकार का कानून आरोपित नहीं होगा। ठीक है, किसी प्रकार का दोष आरोपित नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का दोष है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के त्याग पत्र के 2 महीने के बाद ही आरोपित होगा। ठीक है दोस्तों, ये पूछता है कि विधि के समक्ष समता से छूट रखा गया है तो राष्ट्रपति पर विधि के समक्ष समता कब अध्यारोपित होता है, तो इन लोगों के पद त्याग पत्र के 2 महीने बाद। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाक एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है। देखिए ऑप्शन है हमारा प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरा का है प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, 3 है चुप रहने की स्वतंत्रता और 4 है हड़ताल का अधिकार। देखिए इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन हड़ताल की स्वतंत्रता वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में नहीं मिलती है, इसलिए इसका आंसर होगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद में वह वर्णित किया गया है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगी। देखिए पृथक का मतलब ही होता है अलग अलग। किसी चीज को हम अगर पृथक करते हैं तो उसको हम आधा आधा बांट देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह इसे याद रखिएगा, पृथक यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा जाएगा। यानी अगर न्यायपालिका कोई भी कार्य करती है तो कार्यपालिका कोई भी कार्य करते, दोनों एक साथ कार्य नहीं कर सकता, दोनों स्वतंत्र है। ठीक है, तो इसको आर्टिकल 50 के अनुसार पृथक किया गया है। और चलिए जितने भी अनुच्छेद है ये सभी महत्वपूर्ण है, इस सब के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 42 कहता है कि किसी प्रकार का अगर काम मिला है तो वह न्यायपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, ये सारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जिक्र है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 36 से 51 आर्टिकल है, उसी में 42 कहता है कि अगर काम मिला हो तो न्यायपूर्ण हो, मानव के दशाओं के अनुसार हो। जैसे कि अगर कोई ज़्यादा एज का है, कम एज का है, तो उसके अनुसार उसका काम मिलना चाहिए। ठीक है, इसी में कहा गया है कि जो गर्भवती महिला है उनकी प्रसूति यानी प्रसूति सहायता उपबंध करना। ठीक है दोस्तों, यही है 42। पूछता है कि गर्भवती महिलाओं का उपबंध किस में है, तो आर्टिकल 42 में किया गया है। चलिए 45 हमने पिछले क्लास में भी देखा था।
कि 45 जो है हमारा 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को बंद करता है, ठीक है। 51 क्या है, 51 है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना, ठीक है दोस्तों। मतलब 36 51 है, तो आप ये लास्ट में जो 51 है ना, वह कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही जाती है आर्टिकल 51 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 है कि भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पद धारण करते हैं। देखिए ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी नियंत्रण महालेखा परीक्षण, सी राज्यपाल और डी उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा राज्यपाल। क्या होगा, राज्यपाल। अब चलिए इसको देख लेते हैं कि संघ की मंत्री, महान्यायवादी और राज्यपाल जो होगा ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यतन ही पद धारण करता है, यानी राष्ट्रपति के अनुसार ही पद पर बना रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है कि भारत की संसद निम्नलिखित में से किस प्रकार बनती है। तो ए है कूटनीति लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राष्ट्रपति और डी है उपराष्ट्रपति। तो देखिए इसका आंसर होगा 1 2 और 3, यानी लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के मिलने से ही संसद बनती है। इसका जिक्र 79 में किया गया है, ठीक है। और लोकसभा का जिक्र 80, लोकसभा के 81 में और राज्यसभा का 80 में जिक्र मिलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है संविधान सभा के मूल अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय एवं बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे, यानी कौन थे इसमें से। देखिए ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है जेबी कृपलानी, सी है सरदार पटेल और डी है राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो थे मूल अधिकार अल्पसंख्यक और जनजाति बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे, परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो देखिए इसको हम आज अच्छी तरह से याद करेंगे। प्रारूप समिति में कुल दोस्तों 7 सदस्य थे, ठीक है। हम आंसर ही देख लेते हैं, 7 सदस्य थे। देखिए इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब पूछता है कि 6 जो सदस्य थे वो कौन कौन थे। देखिए आज हम इसको अच्छी तरह से याद करेंगे, जो हमेशा याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं इसमें कि कौन कौन थे। पहला तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, दूसरा थे N गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। एक थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और चौथा थे कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, जिनको हम KM मुंशी भी कहते हैं, ठीक है, KM मुंशी भी कहते हैं। और एक थे सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला, ठीक है दोस्तों, ये मुस्लिम थे, मुस्लिम लीग के थे। और एक थे, देखिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है, N माधव। कौन थे, N माधव राव। देखिए दोस्तों N माधव राव जो थे ना BL मित्र के स्थान पर आए थे। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, जैसे कि माधव राव जो किसके स्थान पर आए थे, मित्र, BL मित्र के स्थान पर आए थे। तो दोस्तों ये हमारा माधव किसको कहा जाता है, कृष्ण जी को कहा जाता है। और मित्र यानी जो अर्जुन थे ना महाभारत में अर्जुन, वो कृष्ण जी को माधव कहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे, ठीक है दोस्तों। अर्जुन और कृष्ण यानी माधव अच्छे मित्र थे, इसलिए हम याद कर लेंगे कि माधव जो कहा जाता है वह कृष्णा जी को कहा जाता है, जो अर्जुन के बहुत अच्छे मित्र थे, ठीक है दोस्तों। तो कैसे याद कर लेंगे, N माधव राव BL मित्र, यानी माधव मित्र, ठीक है, ये याद हो जाएगा। ये पूछता है कि किसके स्थान पर आए थे। चलिए अगला 7वां देख लेते हैं। 7वां हमारा है DP खेतान। देखिए हम लोग सुने होंगे कि DPT हम लोग सुने हैं, कीटनाशक है, एक दवा है खरपतवार का,
देखिए इसी प्रकार हम याद करें डीपी, ये जो आए थे ना डीपी खेतान, वो टीटी कृष्णमाचारी को मतलब डीपी खेतान के स्थान पर इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी आए थे। देखिए डीपी याद कैसे करिएगा, डीपी और टीटी, इसी तरह डीपीटी तो कहाँ छिड़काता है, खेत में, यानी डीपी खेतान के जगह टीटी आए थे। ठीक है, यानी डीपी खेतान के जगह टीटी कृष्णमाचारी आए थे। ठीक है दोस्तों, आराम से याद हो जाएगा, एक दो बार आप इसको ध्यान से दिमाग में रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संबंध में सही है। ए है प्रस्तावना संविधान के एक भाग है, को संशोधित नहीं किया जा सकता। देखिए प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये 100% सत्य है, लेकिन संशोधित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। अभी तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, जिसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर होगा केवल एक। ठीक है, क्या होगा, केवल एक। देखिए ये प्रस्तावना संविधान का भाग है, केशवानंद भारती 1973 वाद में कहा गया था कि यह भाग है, और उसमें भी एक बात कहा गया था कि बढ़ते संविधान के आधारभूत मूल ढांचे में संशोधित नहीं किया जा सकता। यानी जो मूल ढांचा दिया गया है ना, आप इसको नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप इसमें अन्य शब्द जोड़ सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं मूल ढांचा सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है। तो देखिए ऑप्शन है मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, ए और बी दोनों। तो देखिए इसका आंसर होगा राज्य का नीति निदेशक तत्व। जब राज्य लगा देना कि राज्य का कर्तव्य होगा, तो सीधी सी बात है कि वह नीति निदेशक तत्व होगा। नीति निदेशक तत्व ही कहता है कि राज्य के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वह कोई कानून बनाता है और लागू करता है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 37 कहता है कि हमारा यह न्याय योग्य नहीं होगा। यानी अगर राज्य किसी प्रकार का कानून नहीं बनाता है और किसी प्रकार लागू कर देता है, तो आप इस पे कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यह राज्य का कर्तव्य होता है कि वह क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सहकारिता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए ऑप्शन ए है 80, बी है 81, सी है 83 और डी है 85। तो देखिए इसका आंसर होगा 83। ठीक है दोस्तों, 83 आंसर होगा। इसके बारे में जान लेते हैं। सहकारिता आयोग जून 1983 में गठित किया गया था। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष थे वो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिनका नाम था रंजीत सिंह सहकारिया, यही इसके अध्यक्ष थे। इसमें टोटल 10 सदस्य थे दोस्तों। ठीक है, यह अपना रिपोर्ट 1987 में पेश किया था। कब पेश किया था, 1987 में अपना रिपोर्ट पेश किया था, और जिसमें 247 टोटल सिफारिशें किया था। इसी का ही एक हम लोग पढ़ते हैं कि आर्टिकल 263, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, इसी का देन है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का जिक्र किया गया है आर्टिकल 263 में। देखिए 1990 में केंद्र राज्य परिषद का गठन इसी आयोग की सिफारिशें पर किया गया था। क्वेश्चन में पूछता है कि 1990 में केंद्र राज्य परिषद का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो सहकारिता आयोग की सिफारिश पर किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय है, इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया है। देखिए दोस्तों, हमने पिछले क्लास में यानी सेट नंबर 1 में इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था कि क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय नहीं है, यह सांविधिक निकाय है। क्योंकि संवैधानिक निकाय वह निकाय होता है जो संविधान के अनुसार गठित किया गया है, और सांविधिक निकाय वह होता है जो
एक विधि बनाकर, संसदीय राज की विधि बनाकर गठन किया जाता है। तो उसी प्रकार क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा ना केवल बी सही होगा। ठीक है, यानी बी हो जाएगा। देखिए 1956 के अधिनियम द्वारा ही क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। देखिए इसका अध्यक्ष ना केंद्रीय गृह मंत्री होता है, या इनके राष्ट्रपति या केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा मनोनीत कोई सदस्य इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही कर सकता है। देखिए इसका आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, चलिए हम समझ लेते हैं, इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। इसके पहले हम जान लेते हैं कि यह क्यों हुआ। देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया था। इससे पहले आपातकाल लागू हो चुका था देश में 1975 में। ठीक है, इसमें क्या किया गया था कि कुछ मंत्रियों की सहमति से ही देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की सरकार जब 1978 में हट गई और जनता सरकार आया, यानी जनता पार्टी जब आया, तो उसने क्या किया कि 1978 में एक 44वां संविधान संशोधन किया और उसमें कहा कि अगर आपातकाल लागू करना होगा तो राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश देंगे, यानी सबका लिखित सिफारिश होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और देखिए जब आपातकाल लागू हुआ था तो पूछता है कि उस समय देश का राष्ट्रपति कौन था, तो उस समय कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। इंदिरा गांधी उस समय क्या थी? प्रधानमंत्री थी। 1900 जब 44वां हुआ था तो उस समय जनता पार्टी की सरकार से कौन प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से गृहीत की गई है? देखिए इसका आंसर होगा जापान। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? जापान। इसके बारे में जान लेते। देखिए विधि से ना 3-4 क्वेश्चन बनता है, सुन लीजिए ध्यान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहे ना तो जापान, अब विधि का शासन कहे तो ब्रिटेन, अब विधि के समान संरक्षण कहे तो यूएसए। देखिए संरक्षण से कैसे याद रखिएगा, कोई भी देश चाहता है कि हम अमेरिका के संरक्षण में आ जाए क्योंकि बहुत विकसित देश है, तो संरक्षण कहेगा ना विधि के समान संरक्षण तो यूएसए हो जाएगा। ठीक है, और विधि के समक्ष समता जो हमने अभी पढ़ा था कि आर्टिकल 14, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, यानी समक्ष समता ब्रिटेन और समान संरक्षण यूएसए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षण की नियुक्ति की गई होती है? देखिए इसका आंसर होगा 148। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 76 हमने देखा था कि महान्यायाधीश की नियुक्ति से का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी क्षेत्र आते हैं जो सेवा क्षेत्र हो। जैसे सेवा मतलब किसी प्रकार का हम लोग को सेवा मिले, जैसे बैंकिंग, ठीक है, बीमा, शिक्षा, पर्यटन एवं चिकित्सा, ये सब क्या है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या होगा? नहीं आता है, पूछ रहा है ना, तो बैंकिंग तो आता है, बीमा भी आता है, शिक्षा भी आता है। इसके आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से किस पर पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? तो देखिए इसका आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से लेकर 79 तक था, लेकिन 1978 तक ही चला था। क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्षों तक ही चला था? तो देखिए इसका आंसर होगा 5वीं, जो कितना तक चला था? 1974 से 79 तक कार्यकाल था, लेकिन 78 तक ही चला था। क्वेश्चन नंबर
17 पे चलते हैं। क्वेश्चन 17 है कि मुद्रास्फीति एवं बेरोजगार के मध्य संबंधों को दर्शाता है। तो देखिए इसका आंसर होगा फिलिप वर्क। ठीक है, यानी मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो बेरोजगार क्या होगा, कम होगा, और बेरोजगारी बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति कम होगा। दोनों अपोजिट होता है, जिसको हम फिलिप वक्र के द्वारा क्या कहते हैं, दर्शाते हैं। चलिए ये सब वक्र देख लेते हैं। देखिए लॉरेंज वर्क एवं कुजनेट्स वर्क ना पूछता है, ये दोनों आय की विषमता से संबंधित है। ठीक है, लॉरेंज एवं कुजनेट्स। और लाफर वर्क जो है ना, ये लाफर वर्क करो करारोपण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था अर्थशास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इसका आंसर होगा घाटे की वित्तीय व्यवस्था मुद्रास्फीति में यानी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि कर देता है। यानी अगर वित्तीय व्यवस्था क्या हो, घाटे में हो, तो सरकार क्या करती है, मुद्रा ज़्यादा छापती है। ठीक है, तो मुद्रा आपूर्ति में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है। देखिए इसका तो पहले आंसर हम लोग थोक मूल्य सूचकांक करते थे, लेकिन अब इसका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो, क्योंकि वर्तमान में भारत सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा ही मुद्रास्फीति का प्राकलन करती है। ये दोनों मुद्रास्फीति से ही संबंधित है, लेकिन अगर पूछे सबसे प्रचलित माप कौन सा है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के स्टडी ग्रुप में शेयर करें, ताकि आप सभी को ये इससे संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए।